हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 2। इसमें क्या करेंगे, हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशन है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव स्पान। ठीक है, ये इफेक्टिव स्पान कैसे निकालेंगे। अगर पहला कंडीशन क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है या स्लैब है। ठीक है, उसका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड मतलब ये ऐसा। ठीक है, ये स्लैब या बीम है, उसका L0 क्लियर स्पान है और W क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट है। सपोर्ट ऑफ विड्थ W दिया हुआ है, L0 क्लियर स्पान ऑफ लेंथ है और D होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम या स्लैब। तब इसका क्रॉस सेक्शन दिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम और स्लैब का। ये इफेक्टिव डेप्थ D है और इसका कुछ विड्थ B होगा। तब क्या होगा, L इफेक्टिव क्या होगा, L0 प्लस D या L0 प्लस W। जो भी कम होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, L0 प्लस डी और L0 प्लस डब्ल्यू। डी मतलब होगा इफेक्टिव विड्थ, इफेक्टिव डेप्थ, और W मतलब इफेक्टिव विड्थ ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अब दूसरा है कंटिन्यूअस स्लैब। अगर कंटिन्यूअस है और विड्थ है ऑफ सपोर्ट लेस देन इक्वल टू L0/12 है, तब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन। इक्वल टू के केस में आ जाएगा तो ऊपर वाला चला जाएगा। तब क्या होगा, L इफेक्टिव हो जाएगा L0 प्लस डी और L0 प्लस डब्ल्यू। जो भी कम होगा वो यूज ले लेंगे। अब क्या है, अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट आपका L0 प्लस L0/12 से ज़्यादा है और 600 mm से ज़्यादा है, L0/12 से अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट ज़्यादा है या 600 mm से ज़्यादा है, तब आपको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों होना जरूरी, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब क्या है, ये मान लो ये क्या है, फिक्स है, फिक्स सपोर्ट है, ये सारा कंटिन्यूअस है। एंड में ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। इसको क्या बोला, फिक्स बोला। ये दोनों कंटिन्यूअस सपोर्ट है और ये हमारा सिंपली सपोर्टेड है। क्या बोल रहा है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड कंटिन्यूअस। तो वन एंड फिक्स अदर एंड कंटिन्यूअस का मतलब क्या, ये वाला फिक्स है, दूसरा वाला कंटिन्यूअस है। और बोथ एंड कंटिन्यूअस, बोथ एंड कंटिन्यूअस कहाँ पे, ये तो फिक्स है, ये वाला कंटिन्यूअस है, ये वाला कंटिन्यूअस है। तो ये ऐसा कंडीशन हो या ऐसा कंडीशन हो, दो कंडीशन मिला हमारे पास, कि ये वाला फिक्स हो, जैसे देखो ये है ना, अगर इसका क्लियर स्पान L है, वही क्या होगा, L इफेक्टिव होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये भी और ये भी, इसके आगे भी कुछ है, ये दोनों कंटिन्यूअस हो और इसका क्लियर स्पान अगर L0 हो तो ही आपका L इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा वन एंड फिक्स अदर एंड कंटिन्यूअस या बोथ एंड कंटिन्यूअस, तो L इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जो क्लियर स्पान होगा। अब नेक्स्ट में क्या है कि आपका एक एंड सिंपली सपोर्टेड हो, दूसरा एंड कंटिन्यूअस हो, वन एंड कंटिन्यूअस अदर एंड सिंपली सपोर्टेड, मतलब ये वाले कंडीशन के बीच में। तो क्या होगा, जो भी क्लियर स्पान होगा इसका, अगर क्लियर स्पान L0 है, मान लो क्लियर स्पान इसका क्या है, L0 है। ठीक है, तो L0 प्लस D/2, L0 प्लस W/2, जो भी इसमें कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, L इफेक्टिव हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है, कैंटिलीवर बीम का। और कैंटिलीवर बीम है, उसका अगर डायमेंशन देखो तो इफेक्टिव डेप्थ D है, क्लियर स्पान L0 है, तो क्या हो जाएगा, L0 प्लस D/2 हो जाएगा। अब क्या होगा, कैंटिलीवर है लेकिन वो कैसा, कंटिन्यूअस में, मतलब क्या है, इधर से ये कंटिन्यूअस चला आ रहा है और ये वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर। तो ये वाले काट को मैं इधर बताया कि ये कंटिन्यूअस बीम है और ये सपोर्ट है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, L इफेक्टिव L0 प्लस W/2। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये W है। ठीक है, W मतलब जो विड्थ ऑफ सपोर्ट होगा वो लेना है, डेप्थ ऑफ नहीं लेना, इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेना। और अगर फ्रेम है तो L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, दोनों के सपोर्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो भी होगा वो आपका L इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्टिव स्पान कैसे निकालते हैं वो देखा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगर यही गलत हो जाएगा
तो फिर आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हम करते हैं ना तो एल इफेक्टिव ही पहले निकालते हैं। अगर डिज़ाइन करेंगे तो एल इफेक्टिव पहले निकालेंगे, अगर एल इफेक्टिव ही अगर नहीं ले पाते सही से तो पूरा स्टेप गलत हो जाएगा, तो उसमें फिर मार्किंग कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं वो सारा स्पेसिफिकेशन है बीम का, कॉलम का, स्लैब का। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले बीम। बीम क्या है? फ्लेक्सर मेंबर है। मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ बीम, मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ बीम, ये होता है AST मिनिमम, है ना, मिनिमम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय B इंटू डी इक्वल टू होता है 0.85 डिवाइडेड बाय FY। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मिनिमम AST कैसे निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 0.87 FY कर लेते हैं, वैसा नहीं है, ये क्या 0.85 बाय FY। ठीक है, अगर AST है ना, ये AST अपॉन BD को क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो कि ये PT दिया है, सॉरी, अगर डायरेक्ट याद करना हो तो ये तो निकाल लोगे कि AST BD है, AST मिनिमम निकालना है तो उसका ग्रॉस एरिया हो गया B इंटू डी, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, ये ग्रॉस एरिया नहीं होगा, ये इफेक्टिव डेप्थ इंटू B का मल्टीप्लाई करोगे, और ये ग्रेड ऑफ स्टील है Fe 250, Fe 415 या Fe 500, और डालोगे वैल्यू तो AST मिनिमम आ जाएगा। मैं एक यहाँ बना देता हूँ, ये मान लो ये ग्रेड ऑफ स्टील है, और यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट कितना आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, Fe 250 के लिए होता है 0.34%, Fe 415 के लिए होता है 0.20%, और Fe 500 के लिए होता है 0.17%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो डायरेक्ट इतना कैलकुलेट करोगे उससे अच्छा ये याद कर लो, इससे भी हो जाएगा। इसमें क्या करना है, यही तो रखना पड़ता है, तो इससे आपका PT आ जाएगा, PT मिनिमम आ जाएगा, मतलब परसेंटेज इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम। कितना याद करने का क्या तरीका है, ये 17 है, 0.17 है, 17 दूना 34, और इन दोनों के बीच में होगा तो ये 20 है। ठीक है, ये 17 हो गया, 34 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक, पॉइंट लगा लेना, तो ये हो गया मिनिमम रेनफोर्समेंट। अब मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन बीम कितना होता है मैक्सिमम? मैक्सिमम होता है AST, मैक्सिमम होता है 4% ऑफ किसका, ये इसमें ग्रॉस एरिया है, ध्यान देना, वहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है, ये ओवरऑल डेप्थ है, तो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। अब मैक्सिमम का लिमिट क्यों किया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्टील आप उस सेक्शन में बीम में ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि स्पेसिंग आपका कम हो जाएगा, तो जो उसमें कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो जो वाइब्रेटिंग करते समय कंजेशन हो जाएगा, स्टील इतना ज़्यादा जाल हो जाएगा स्टील का कि हम लोग जब कॉन्क्रीटिंग करेंगे ना तो उसमें वाइब्रेटिंग वगैरह करेंगे या कॉम्पैक्शन करेंगे तो कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो नोट में लिख सकता हूँ, लिख लेना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ। मैक्सिमम लिमिट इज़ प्रोवाइडेड टू अवॉइड कंजेशन फॉर प्रॉपर प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन। ठीक, अब बात आती है साइड रेनफोर्समेंट की। साइड
अभी जितना हम बात कर रहे थे वो किसका था, मेन रेनफोर्समेंट था। जो बीम का एरिया ऑफ स्टील निकाल रहे थे वो मेन रेनफोर्समेंट है, साइड रेनफोर्समेंट इन बीम। कैसे साइड रेनफोर्समेंट डालते, देखो ये है, ये बीम है, ये क्या है, ये मेन रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है। ये जो डाला जाता है ना, ये यहाँ पे फेस में, इसी को क्या बोलते हैं, साइड रेनफोर्समेंट, ठीक है, साइड रेनफोर्समेंट। तो ये है, कब डालेंगे, जब आपका इफेक्टिव डेप्थ ग्रेटर देन 750 mm हो और टॉर्जन नहीं लग रहा हो। तो कितना डालेंगे, 0.1% ऑफ वेब एरिया। वेब एरिया मतलब अगर टी सेक्शन है तो वेब हो गया, अगर बीम सेक्शन है तो टोटल हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 0.1% ऑफ टोटल ग्रॉस, ठीक है, बी इंटू डी। अब ये टोटल है, ठीक है, टोटल बी डी का 0.1%। अब इसको डालेंगे कैसे, 50% इधर डालेंगे, 50% इधर डालेंगे, समझ में आ गया। मतलब टोटल बी डी का 0.1% निकाल लिया। कब, जब डेप्थ हमारा 750 और टॉर्जन नहीं लग रहा है, तब कितना, 0.1% ऑफ टोटल एरिया या वेब एरिया। तो जो भी आएगा उसका 50% लेफ्ट वाले में डालेंगे, 50% राइट वाले फेस पे डालेंगे। एक तो ये था, दूसरा है डेप्थ इज ग्रेटर देन 450 mm और इसमें क्या है, टॉर्जन लग रहा है, तब भी इतना ही होगा। यहाँ और कर लो, या ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, अगर डेप्थ 750 से ज़्यादा है और टॉर्जन नहीं लग रहा है तो 0.1% ऑफ वेब एरिया या जो भी बीम का है तो ग्रॉस एरिया। और अगर 450 है और टॉर्जन लग रहा है, स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, किसका, बीम का, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है। पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बार, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बार। जो भी 5 मेन होगा वो होगा, नहीं तो 5 mm more than the maximum nominal size of aggregate। पता है इसमें क्या बात चल रहा है, इसमें ऐसा है, ये डिस्टेंस है ना, इसकी बात चल रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, ये स्पेसिंग कितना होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है 5 मेन का मैक्सिमम। अगर मान लो इसका 15 mm डायमीटर है, इसका 20 है, इसका 25 है, तो 5 मेन का मैक्सिमम कौन सा होगा, 25 हो जाएगा। या इसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो ले लेना है, जो भी मैक्सिमम होगा वो पुट करना है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा। कैसे, देखो जैसे ये 15 है, 20 है, 25 है, इसमें से जो भी मैक्सिमम डायमीटर वो होगा तो कितना होगा, 5 mm मैक्सिमम 25 हो गया, ठीक। अब बोल रहा 5 mm मोर देन मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। अब मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट अगर मान लो 20 है तो इसका 5 mm मोर देन 5 mm करो तो कितना होगा, 25। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो लेना है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या, 25 ही है,
तो इन दोनों के बीच के स्पेसिंग कितना आ जाएगा हमारा 25 आएगा, इसके बीच का स्पेसिंग कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। ये वही बोल रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बार। अब अगला है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बार। अब ये क्या है, ये कब होगा, जब देखो मैं बता देता हूँ। जब मान लो ये हमारे पास 6 बार है, ठीक है, 6 बार लगाना है। अब यहाँ पे 3 ही लग पा रहा है, क्यों, 3 का स्पेसिंग जो हमारे पास पता था कितना 5 मेन का जो भी मैक्सिमम डायमीटर बार है वो, या मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5, तो 25 आ रहा था, ठीक है। तो ये इतना ख़त्म हो गया। अब हम आगे जा नहीं सकते और हमें 6 डालना है, तो क्या करेंगे, 3 ऊपर डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल तो पता है। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को जो बोल रहा है, ये वही बोल रहा है क्या, कि ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो बी है ना स्पेसिंग, इसी को बोल रहा है कि ये स्पेसिंग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए है क्या है कि ये जो भी मेन, जो 5 मेन है, इन सब का मैक्सिमम डायमीटर कितना है वो, या 15 mm या 2/3 ऑफ मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम होगा वो आप लोगे, ठीक है। तो ध्यान आया, इस कंडीशन में क्या किया, इसके लिए स्पेसिंग निकाला कि ये कितना होगा, कितना होगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो, या 5 mm प्लस मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। और वर्टिकल वाले के लिए ये 3 कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें नॉमिनल कवर ऑफ रेनफोर्समेंट। नॉमिनल कवर ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करता है, ये एक्सपोजर कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर कंडीशन कैसा है, उस हिसाब से मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ मैक्सिमम नॉमिनल कवर डिसाइड होता है। तो लिख लो, ये है एक्सपोजर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन। यहाँ पे ये सब किसके लिए चल रहा है, ये सब चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बीम, तो बीम के लिए चल रहा है एक्सपोजर कंडीशन। ये नॉमिनल कवर, एनसी लिख देता हूँ, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। माइल्ड के केस में कितना है, 20 mm है। मॉडरेट के केस में कितना है, 30 mm है। सीवियर के केस में 45, वेरी सीवियर के केस में 50, एक्सट्रीम के केस में 75। ये सब किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, ये सारा बीम के लिए, ठीक है। नॉमिनल कवर ये है, एक्सपोजर कंडीशन इसके लिए है। माइल्ड कंडीशन में कितना, 20 mm है। अगर मान लो डायमीटर, अगर आप जो स्टील यूज़ कर रहे हो ना उसमें बीम में, अगर 20 mm से कम है तो आप ले सकते हो इसको, नॉमिनल कवर कितना, 15 ले सकते हो, ठीक। अब सीवियर कंडीशन है, इसमें
जनरली कितना M30 होता है। सीवियर कंडीशन के लिए जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना होता है M30 होता है। अगर आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज़ कर रहे हो, M35 यूज़ कर रहे हो, तब आप नॉमिनल कंडीशन कितना ले सकते हो, 40 ले सकते हो। नॉमिनल कवर कितना, 40 ले सकते हो। तो ये सारा है कितना, बीम के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही देख लो इसका कॉलम के लिए कितना होता है। कॉलम के लिए नॉमिनल कवर कितना होता है, ये माइल्ड कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में बता रहे, ठीक है। चालीस mm और जो मैक्सिमम है, ठीक है, इन सब का मैक्सिमम 40 mm, या मैक्सिमम जो आप बार यूज़ कर रहे हो कॉलम में, उसका जो भी इन दोनों में मैक्सिमम होगा वो आप 40 mm ले सकते हो। अगर मान लो डायमीटर, अगर बार, दूसरा कंडीशन क्या है और है, ये अलग है, ठीक है। कॉलम का ही है, इसका कंडीशन थोड़ा अलग है। कैसे, अगर साइज़ कितना हो, 200 mm है, या 200 mm डायमीटर का हो, या 200 mm के स्क्वायर कॉलम हो, एंड डायमीटर कितना, 12 mm है। 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप नॉमिनल कवर कितना ले सकते हो, इसकी कंडीशन में नॉमिनल कवर आप ले सकते हो 25 mm। ये स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। और फुटिंग में ये कॉलम हो गया। अब फुटिंग में कितना ले सकते हो, नॉमिनल कवर 50 mm, ठीक है। तो ये इतना होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप या रिंग। ये किस में होता है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, बीम के लिए कर रहे हैं। क्या होता है, ये मान लो आपका बीम है, क्या है, ये बीम है, ये सपोर्ट है, ये आपका बार है, ये स्टील है। अब ये जो है ना, ये वाला, इसको क्या बोला, रिंग या स्टिरअप। इसी के बीच के स्पेसिंग को हम लोग बोल रहे हैं स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप, ठीक है। ये कितना होता है, 0.75 D और 300 mm। इसमें जो भी कम होगा, ये कब होगा, वर्टिकल स्टिरअप, ठीक है। दूसरा क्या है, D और 300, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी, किसके लिए है, इंक्लाइन स्टिरअप, इंक्लाइन स्टिरअप। ये चीज़ें हम जब शियर स्लैब उसमें पढ़ेंगे ना, शियर फोर्स पढ़ेंगे, तब ये काम आएगा वहाँ पे। लेकिन स्पेसिफिकेशन पढ़ना था इस चैप्टर में, तो एक जगह देख ले रहे हैं हम लोग। अगला है स्लैब। स्लैब में मिनिमम AST 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, कब, जब ये FE 415 या FE 500 यूज़ कर रहे हैं तब, ठीक है। अब ये होगा 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, कब, जब FE 250 यूज़ कर रहे हैं तब, ठीक है।
अब क्या है, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार। इसमें देखो बार दो तरह का, इसमें बार दो तरह की यूज होता है, एक मेन बार होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार देखेंगे जब स्लैब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मेन बार है तो मिनिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो ये है जो भी मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज हो रहा होगा वो, और 5 mm प्लस मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो क्या होगा तुम्हारा, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार होगा। अब है डायमीटर ऑफ मेन बार should not be more than thickness of slab divided by 8। मान लो एग्जांपल ये देखते हैं, अगर स्लैब की थिकनेस तो फाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये अगर निकालना है, मान लो ये 120 है और ये 8 है, तो कितना हो जाएगा फाई, देखो कैलकुलेट करें। स्लैब का थिकनेस 120 mm है और 8 है, तो ये 15 mm। ठीक है, किस में रखना है हमें, mm में रखना है, तो ये 15 mm से ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता है, कम होगा, ठीक है। तो वही है डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार, किसका, स्लैब का, लिख लो किसका, स्लैब का। अब है स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट के लिए क्या होता है, 3D और 300, इनमें से जो भी कम होगा वो हो जाएगा मेन रेनफोर्समेंट के लिए। अगला है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसके लिए क्या है, 4D और 5D और 450 mm, जो भी जो भी मिनिमम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिंग ऑफ मेन बार हो जाएगा, स्पेसिंग ऑफ मैक्सिमम स्पेसिंग ना, मैक्सिमम स्पेसिंग, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना था। अब है कॉलम, नेक्स्ट पढ़ना है कॉलम का। कॉलम का है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार 12 mm होता है। मिनिमम AST मिनिमम 0.8% ऑफ ग्रॉस। AST मैक्सिमम 4% ऑफ ग्रॉस और 6% ऑफ ग्रॉस। ये तब है जब इसमें when bar is not overlap, मतलब मान लो मेरे को 20 मीटर का 4 मीटर का कॉलम है, उसको कास्ट करना है, और मैंने जो कॉलम जो स्टील यूज़ किया है वो पूरा 4 मीटर का यूज़ किया है। उसमें
ऐड करके अगर नहीं लेगा। ओवरलैप मतलब मान लो 4 मीटर का था, आपको पास एग्जिस्टिंग कितना दिख रहा, 2 मीटर। अब 2 मीटर में 2 मीटर और ऐड करोगे तो ऐड किया ना, उसको मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रख करके ओवरलैप किया, तब क्या होता है, ओवरलैप बोलते हैं उसको। जब ओवरलैप करोगे तो 4%, जब ओवरलैप नहीं करोगे तो 6% ऑफ ग्रॉस एरिया का मैक्सिमम स्टील होता है। अब है मिनिमम नंबर ऑफ बार। मिनिमम नंबर ऑफ बार सर्कुलर के लिए 6, रेक्टेंगल या स्क्वायर के लिए 4, ट्रायंगल के लिए 3। और बाकी बहुत सारा इसमें दिया हुआ है स्पेसिंग। जब हम कॉलम डिटेल में पढ़ेंगे तो सारा देख लेंगे, तो ये चैप्टर हो जाता ख़त्म। नहीं, इसमें एक चीज़ और बचता है, जंक्शन। नहीं, जंक्शन देख लिया था हम लोगों ने, तो अब ये चैप्टर हो जाता ख़त्म। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3। ठीक है, थैंक यू।